Hello friends, welcome to my channel. Today I will be explaining you about cultural relativism. What is cultural relativism? Because this topic is very essential for UPSC. Questions have come in this topic and question can be framed from this topic. Okay, so let's start. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो मैंने दो फोटोज दिए हैं यहाँ पर, एक तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के मैरिज की फोटोज है और सेकंड जो फोटो है वो है निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा के मैरिज के फोटो. देखिए यहाँ पर दो डिफरेंट कल्चर दिखाया गया है. एक तो इंडियन कल्चर जहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ रेड, ठीक है, लाल का एक अलग ही महत्व है, और दूसरा है क्रिश्चियन कल्चर जहाँ पर वाइट और ब्लैक ये कलर का बहुत ज़्यादा महत्व है. ठीक है, अगर समझिए कि जो क्रिश्चियन कल्चर है वो ऐसा मानने लगा कि अरे नहीं इंडिया तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ पर लाल कलर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, अरे ऐसा लोग मानने लगे, तो देखिए ये क्या हो गया, ये एथनोसेंट्रिज्म हो गया. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कल्चर डोमिनेट हो जा रहा है दूसरे कल्चर के ऊपर. ठीक है, वो क्या सोच रहा है, एक कल्चर क्या सोच रहा है, अरे दूसरा जो कल्चर है इसको कुछ नहीं आता, इसके ये कल्चर जो है पिछड़ा हुआ है. ठीक है, जजमेंटल हो गया. ठीक है, इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म. ये एथनोसेंट्रिज्म के अगेंस्ट में जो रहता है, जो कहता है कि कल्चर इक्वल है, इक्वल कल्चर के बारे में जो बोलता है उसको कहते हैं हम कल्चरल रिलेटिविज्म. ओके, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था कि कल्चरल रिलेटिविज्म से एक शॉर्ट नोट आया है जो कि 150 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो हमको अभी कल्चरल रिलेटिविज्म में हमको जो, जैसे मैंने कि पहले वाले एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं, तो वैसे ही हम कल्चरल रिलेटिविज्म पर भी वैसे ही एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे. हाँ, और मैं पॉइंट्स बताते हुए जाऊंगी कैसे कैसे आपको लिखना है, कैसे कैसे पॉइंट्स पे आपको डालना है. ठीक है, आपका आंसर सबके आंसर से अलग होना चाहिए. ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम. तो ये देखिए, कल्चरल रिलेटिविज्म पे हमको जो पहला जो हमारा पैटर्न होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, और थर्ड जो होगा कंक्लूजन होगा, जो मैंने पहले भी बता दिया है. इंट्रोडक्शन में मैंने पहले ही बताया है 1 to 2 लाइन्स रहता है. ठीक है, मेन बॉडी में आपको डिटेल्स लिखना पड़ता है, जो जब सब कुछ जो कवर करना होता है आपको मेन बॉडी में आपको लिखना पड़ता है. और जो कंक्लूजन रहता है, कंक्लूजन 2 to 3 लाइन्स या 1 to 2 लाइन्स, इसमें कंक्लूजन ख़त्म हो जाता है. कंक्लूजन एक समरी है, छोटा समरी है, और इंट्रोडक्शन क्या है, थोड़ा जनरल आइडिया है. तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. देखिए 1 to 2 लाइन्स है, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, मीनिंग लिख सकते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म का, एक जनरल मीनिंग, जैसा आपके अनुसार क्या लगता है कल्चरल रिलेटिविज्म है क्या, वो आप लिख सकते हैं. एक ही लाइन में या 2 लाइन में आपको ख़त्म करना है. यहाँ पर देखिए मैंने एक जनरल इंट्रोडक्टरी लाइन दिया है. ठीक है, वो देख लीजिए. एंथ्रोपोलॉजी डिमांड्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन विद रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड स्पेस. मतलब क्या है, एंथ्रोपोलॉजी डिमांड करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन जो कि टाइम और स्पेस, ठीक है, समय और जगह, इसके अनुसार होना चाहिए. दैट मीन्स टू स्टडी ह्यूमन को स्टडी करने के लिए, एंड इट्स कल्चर उसके कल्चर को भी स्टडी करने के लिए. एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नीड्स टू बी लेस जजमेंटल कम होने की ज़रूरत है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, और मोर क्यूरियस और जिज्ञासु होना ज़्यादा ज़रूरी है. टू रैशनली एनालाइज, ताकि वो लॉजिकली कुछ एनालाइज कर पाए डिफरेंट कल्चर को इन इट्स डिफरेंट सोसाइटी. ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. इसके बाद हमारा आता है मेन बॉडी. देखिए, अब मेन बॉडी में हमको पहले इसका डेफिनेशन ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म लिखना पड़ेगा. कल्चरल रिलेटिविज्म एज अ डेफिनेशन, यहाँ पर आप डेफिनेशन चाहे तो कोई भी राइटर का लिख सकते हैं, या आपको जो सही लगता है वैसे जैसे भी आपको डेफिनेशन मिलता है कोई भी बुक से आप लिख सकते हैं. देखिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है, कल्चरल रिलेटिविज्म कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड, एक मेथड whereby different societies और cultures are analyzed, जहाँ पर हर एक विभिन्न जो सोसाइटीज़ है और कल्चर्स है, सभ्यता है, उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. ठीक है,
एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्टिवली, एक ऑब्जेक्ट पकड़ उसको समझ के उसका एनालाइज किया जाता है विदाउट यूजिंग द वैल्यूज ऑफ वन कल्चर। एक कल्चर के वैल्यूज को, एक कल्चर के जो आदर्श हैं, वैल्यू है, वो सबको यूज नहीं करके टू जज द अनदर। दूसरे कल्चर को जज करने के लिए कोई और कल्चर को वैल्यूज़ हम नहीं इस्तेमाल करके जब एक कल्चर को ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको एनालाइज करेंगे, उस मेथड को कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने तरह से देना है, ठीक है। किसी का एग्जाम्पल किसी के साथ मैच नहीं करना चाहिए। आप बुक से एग्जाम्पल रट के नहीं दोगे, बुक से आप एग्जाम्पल पढ़ लो, समझ लो, फिर आप खुद से एग्जाम्पल दो। आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जैसे कि दो कल्चर को आप कंपेयर कर रहे हो और बोल रहे हो कि एक कल्चर दूसरे पर डोमिनेट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये वाला आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे कोई लड़की है, बहुत मॉडर्न है, वो कोई बुरखे वाली को बोल रही है कि अरे देखो कितनी पुरानी सोच है इसकी, और जो बुरखे वाली है ये कह रही है कि ये देखो ये कितनी ऐसे नंगी घूम रही है, देखो इसने तो सारे कोई कपड़े पहने हैं ही नहीं। ऐसे जो सोच है दोनों के, ये कल्चर का जो डिफरेंस है, एक कल्चर दूसरे कल्चर को अपनी तरह से जज करता है कि ये कल्चर हमारे में है नहीं तो ये कल्चर ख़राब है, ये जो जज करना है ये नहीं होना चाहिए। ऐसे आप एग्जाम्पल्स से अपना वो सेंटेंस भर सकते हो, ठीक है। वर्ड लिमिट आपको मेंटेन करके अपना एग्जाम्पल सेट करना है, और एग्जाम्पल्स आपका एकदम धुएंधार होना चाहिए ताकि एग्जाम्पल से एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपको ये कल्चर रिलेटिविज्म जो क्या सब टॉपिक है ये आपको समझ आ गया है। अब हमें इसके पार्ट 2 पर जाना है। जैसे कि मैंने लिखा है पार्ट 2 का है एम ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म हम क्यों ज़रूरी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है, टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिसेस ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स मेंबर। कोई भी सोसाइटी का जो कोई भी प्रैक्टिसेस चल रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिसेस हो, कोई भी रिचुअल जो हो, कोई भी कस्टम जो हो, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू किसका होना चाहिए, मेंबर्स, वहाँ के जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो मेंबर्स डिस्क्राइब करेंगे, वो मेंबर्स सोचेंगे, विचार करेंगे, उनके विचारों पे आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रैक्टिसेस का, ठीक है। ये गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, it contributes to the objective and rational description and analysis of social phenomena in a more scientific and positive manner। ये जो social phenomena मतलब जो भी सोशल जो भी सिस्टम है, जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी कस्टम्स रिचुअल्स है, ये इसका जो एनालिसिस, इसको समझना और इसको डिस्क्राइब करना, इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिखना, ये क्या होना चाहिए, मोर साइंटिफिक, ज़्यादा साइंटिफिक होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मैनर में इसको रिप्रेजेंट करता है कौन, कल्चरल रिलेटिविज्म। जब आप जजमेंट करना बंद कर देते हो, किसी कल्चर को लेके जजमेंट करना आप बंद कर देते हो, तब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि नहीं, वो कल्चर का शायद कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिविटी होगा, इसीलिए उस कल्चर को वो मान रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ कल्चरल रिलेटिविज्म हमें सिखाता है। अब देखिए इसका पार्ट 3, फीचर्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कल्चरल रिलेटिविज्म का। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी कल्चर पैटर्न इज इक्वल एंड वैलिड। हर एक का जो कल्चर पैटर्न है, हर एक का जो कल्चर का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से कल्चर चलता है, वो क्या है, सबका इक्वल है। कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं है, कोई किसी के ऊपर सुपीरियर नहीं है, इक्वल है और सबका वैलिड है, ठीक है, सबका वैलिड होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है, एनालाइजिंग द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, लॉजिक एंड रेलेवेंस। तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे, इंटरनल कंसिस्टेंसी, मतलब कि उसके अंतर्गत उसको रहकर, ठीक है, उसके अंदर जाकर हमको इसके कंसिस्टेंसी को समझना पड़ेगा। ये इसका क्या मान्यता है, हमको मान्यता पहले हमको समझनी पड़ेगी, लॉजिकली उसको समझना पड़ेगा। और इसका रेलेवेंस, ठीक है, रिलेटेड, कैसे रिलेटेड है ये कल्चर, ये जो प्रैक्टिसेस चल रहा है, ये इस सोसाइटी से, ये इस कल्चर से कैसे रिलेटेड है, ये जो रिलेवेंस, ये हमको समझना पड़ेगा।
ये सिखाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? पोस्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल होके हमको सोचने का ये मौका देता है, ठीक है, हमको न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए, ये सिखाता है। ट्राइज टू अंडरस्टैंड वाई पीपल डू दिस। हमको पहले समझना है कि क्यों पीपल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। नॉन जजमेंटल एप्रिसिएशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कल्चर। जब आप न्यूट्रल हो जाते हो, आप जजमेंटल नहीं रहते, ठीक है, तब आप क्या करते हो, आप एप्रिशिएट कर सकते हो कि ये जो कल्चर के जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि सती प्रथा ये कितना हार्मफुल है सोसाइटी के लिए या कि कितना पॉजिटिव है सोसाइटी के लिए, ये आप न्यूट्रल होकर समझ सकते हो जब आप नॉन जजमेंटल होगे, ठीक है। अगर आप जजमेंटल होगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप फेवर करोगे कि नहीं मैं इंडिया के फेवर में करता हूँ, इंडिया का वो जो इंडियन वुमेन है, उस समय के जो वुमेन हैं उनके फेवर में जाता हूँ और बोलता हूँ कि नहीं सती प्रथा तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ब्रिटिश की तरफ से बोलते हो तब आप बोलोगे कि नहीं सती प्रथा तो हमारे ब्रिटिश में नहीं होता है, तो फिर ये गलत है। तो ये जो है आप अपने कल्चर के हिसाब से दूसरे कल्चर को आप डिनोट करते हो, डोमिनेट करते हो, तो ये नहीं चलेगा। ये इसके 5 पॉइंट है, फीचर्स है कल्चर रिलेटिविज्म के, ठीक है। अब यहीं पर हमारा मेन बॉडी ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वर्ड लिमिट में नहीं हो रहा है, वर्ड लिमिट से कम हो रहा है, तब आप 1-2 लाइन और ज़्यादा लिख सकते हो। अब मैं कंक्लूजन में चली आती हूँ। कंक्लूजन में देखिए मैंने लिखा है 2-3 सेंटेंस मैंने लिखा है, कल्चरल रिलेटिविज्म एज अ होल अपोजेस एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म मैंने पहले ही कहा था कि देखिए एथनोसेंट्रिज्म, एथनो मतलब कि अपना, ठीक है, अपना मतलब एथनिक से आया है एथनोसेंट्रिज्म, अपने कल्चर का बढ़ाई करना, अपने कल्चर को ही सबसे डोमिनेट मानना, इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। इसके अपोज करता है कल्चर रिलेटिविज्म विच इज़ एन एटीट्यूड। ये एथनोसेंट्रिज्म क्या है? एक एटीट्यूड है और बिलीफ है जो कि ये कहता है वंस ओन वैल्यूज ट्रेडिशन, खुद का वैल्यू, खुद का ट्रेडिशन, खुद का कस्टम वो बेटर है, वो करेक्ट है एज कंपेयर टू दोज ऑफ द अदर कल्चर। ये एथनोसेंट्रिज्म कहता है, जिसको कल्चर रिलेटिविज्म अपोज करता है। और देखिए एक और फिलोसोफर हैं जिनका नाम है हर्स्कोविट्ज़, ठीक है। इनका नाम आपने जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो उन्होंने बहुत सुना होगा, जो फिलोसॉफी के स्टूडेंट है वो भी सुने होंगे इनका नाम हर्स्कोविट्ज़। इन्होंने कहा है जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हमारे जो जजमेंट्स हैं, हम जो जज करते हैं किसी को, वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हुआ रहता है, ठीक है। हम जो अनुभव करते हैं, हमारा जो अभिज्ञता जो हमारी होती है, हमारा जो अनुभव होता है, उसी के ऊपर हमारा जो जजमेंट है वो बेस किया रहता है। एंड एक्सपीरियंस इज इंटरप्रेटेड बाय ईच इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज ओन एनकल्चरेशन। हम जो छोटे से सीख कर आते हैं उसको कहते हैं एनकल्चरेशन। इसके ऊपर हमारे एक्सपीरियंस का इंटरप्रिटेशन बेस किया गया है, ठीक है। हम जो अपना सीख कर आते हैं उसके ऊपर उसका आधार होता है हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, और उसी को हम इंटरप्रेट करते हैं, उसी को हम सबको सिखाने की कोशिश करते हैं। यही हमको जजमेंटल बना देता है, ठीक है। ये हर्स्कोविट्ज़ ने कहा है। यहाँ पर मेरा ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर कहीं भी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।